दृष्टि आईएएस पॉलिटी क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी का लेक्चर हमने यहाँ तक किया था कि आधारभूत जो ढांचे हैं उसके उद्भव और विकास का क्रम कैसे है, इसको हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस को भी हमने देख लिया था। यहाँ पे हम देखेंगे इंदिरा, नेहरू, गांधी और वर्सेस राजनारायण केस। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता को 6 साल के लिए रद्द कर दिया था। कहा था कि इन्होंने अवैध तरीके से क्या कहते हैं मशीनरी का यूज़ करके इन्होंने चुनाव को जीता है, इसलिए इसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाती है 6 साल के लिए। इंदिरा ये केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके जब तक उनका अंतिम निर्णय आता है तब तक ये जो है पीएम बनी रहेंगी। ठीक है, फिर इसी बीच में क्या हुआ कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने क्या किया, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया और 39वां संविधान संशोधन कर डाला, जिसमें 329A जोड़ दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि इंदिरा गांधी का चुनाव वैध है। प्रधानमंत्री के चुनाव को कोर्ट की चुनौती दी जा सकती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी का चुनाव तो वैध है, लेकिन इन्होंने जो ये संशोधन किया था कि नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव है उसमें चुनौती दी जा सकती है और 39वां जो संविधान संशोधन है वो संवैधानिक नहीं है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को संविधान का मूल ढांचा माना गया यहाँ पे। फिर आया 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन में आर्टिकल 368(4) और 368(5) जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन में संशोधन की शक्ति को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती और संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा के बाहर कर दिया गया। इसमें कहा गया कि चुनौती नहीं दे सकते, न्यायिक समीक्षा से बाहर है। फिर आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें 10 जजों की बैठक थी, जिसमें 9:1 में बहुमत से फैसला आता है। आर्टिकल 368 और 4 जिसमें को जो है असंवैधानिक माना गया और कहा गया कि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा है, यानी कि 42वां में 4 और 5 आया था जिसको हटा दिया गया मिनर्वा मिल्स केस में, और कहा गया कि जो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी है इसके बीच क्या होना चाहिए, संतुलन मूल ढांचा है। संसद को सीमित संशोधन शक्ति मूल ढांचा है। अब यहाँ पे ये बात क्यों आई, ये इसलिए आई क्योंकि 35वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 31 का जो सी जोड़ गया था, जिसमें डीपीएसपी यानी कि 39 का बी और 39 का सी के कानूनों को जो है मौलिक अधिकार के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा गया था। जिसमें 39 बी क्या कहता है, भौतिक संसाधनों के साधन का केंद्रीकरण, और 39 सी क्या कहता है कि तहत कानून बना उसका नाम था। मतलब कि ये जो केंद्रीकरण हो उसी का नाम इसमें था। जो कानून 39 बी एंड सी के तहत बना था उसका नाम था 6 टेक्सटाइल अंडरस्टैंडिंग नेशनल एक्ट 1974 बनाया गया था। ठीक है, अब इसमें इस कानून में एक्चुअली बात क्या है, इसमें यह है कि यहाँ पे जो है ना कहा गया था कि इसमें संविधान का संशोधन मौलिक अधिकार के आधार पर डीपीएसपी में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 39 बी और 39 सी के आधार पर। तो यहाँ पे कहा गया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य क्या है, संतुलन है, ये भी आ गया इसी केस में। अब यहाँ पे सिक एंड टेक्सटाइल अंडरस्टैंडिंग नेशनलिज्म जो एक क्या कहते हैं कानून बना था, उसमें मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अगर 39 बी और सी के तहत सरकार कानून बना सकती है लेकिन इसको चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि नहीं, कानून तो बना सकती है पर चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व के आधार पर मौलिक अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या है, पूरक है, और इसीलिए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी का समन्वय व सामंजस्य मूल ढांचा है। इन्होंने ये चीज़ कही। एसआर बॉम्बई केस, इसमें क्या था, एसआर बॉम्बई केस जो 1994 में आता है, इसमें धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद को मूल ढांचा माना गया। एसआर बॉम्बई केस में धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद को मूल ढांचा माना गया। उसके बाद आईआर कोहिलो केस 2007 वाला कोहिलो केस जो आया था,
और चंद्र कुमार केस 1997। न्यायिक शक्ति या न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है और यह मूल ढांचे का हिस्सा है, यानी कि ये जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है इसको मूल ढांचे का हिस्सा मान लिया गया। अब मूल ढांचे का महत्व क्या है? यह संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। मूल ढांचा क्या करता है? संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है, लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण आदि। तीसरा, संसदीय अधिनायकवाद पर रोक लगाता है, क्योंकि संसद की संशोधन शक्ति क्या है? सीमित है, इसलिए संसदीय अधिनायकवाद पर रोक लगाता है। आधारभूत ढांचे की आलोचना। मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायपालिका को शक्तिशाली बना देता है। मूल ढांचे का सिद्धांत क्या करता है? न्यायपालिका को शक्तिशाली बना देता है, जिस कारण संसदीय शक्ति सीमित हो जाती है, और जब ये बनाएगा तो संसदीय शक्ति सीमित हो जाएगी। दूसरा, मूल ढांचा परिभाषित नहीं है। ये भी एक दिक्कत है कि मूल ढांचा क्या है? परिभाषित नहीं है, इस जिससे 3 अंगों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो संवैधानिक अनिश्चितता को बढ़ाता है। उसके बाद है, इससे लोकतांत्रिक वैधता पर प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि संसद निर्वाचित है जबकि न्यायपालिका निर्वाचित नहीं है, तो क्या गैर निर्वाचित संस्था एक निर्वाचित संस्था को सीमित कर सकती है? यह प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है। यह बात सही है कि मूल ढांचा परिभाषित व स्पष्ट नहीं है, जिस कारण सरकार के अंगों में टकराव आता है, लेकिन संसद संविधान की शक्ति लेती है, तब संसद संविधान को नष्ट करने का अधिकार नहीं रख सकती। और संविधान केवल बहुमत का दस्तावेज नहीं है, बल्कि क्या है? संविधान अल्पसंख्यक व लोगों के अधिकारों का भी दस्तावेज है। इसीलिए आधारभूत ढांचा सिद्धांत ने तो न्यायिक अधिन्यायिकवादी का सिद्धांत है, ना तो न्यायिकवादी का सिद्धांत है, और ना ही संसदीय लोकतंत्र के अवरोध है। यह दोनों के बीच संतुलन का संवैधानिक तंत्र है, जो विधि का शासन, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण करता है। ठीक है, अब है संविधान का संशोधन करने की शक्ति संसद की एक परिभाषित शक्ति है। संविधान के संशोधन करने की शक्ति संसद की एक परिसीमित स्तर की शक्ति है। इसे अत्यंतिक रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन शक्ति का विशुद्धिकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है? और दूसरा प्रश्न है, मूल ढांचे के सिद्धांत न्यायपालिका का नवाचार है, न्यायिक निर्णय सहित मूल ढांचे की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, आधारभूत ढांचा संविधान को सर्वोच्चता की रक्षा करता है, इसके उदय और विकास का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न है, 9वीं अनुसूची में मूल ढांचे का सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। संविधान संशोधन पढ़ेंगे। थैंक यू।